Good morning everyone. Today we will continue 8th chapter of economics, रूरल डेवलपमेंट. बेटा ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रूरल डेवलपमेंट का. इसमें हम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कर रहे थे. उसमें हमने जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में किया. आज हम करेंगे रेमेडियल मेजर्स या उपचारी कदम, कि हम ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं थी. तो उन बाधाओं के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे हम एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को कर सके, उसको उस पॉलिसी को अपना सके. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोसमेंट एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स. ये सबसे मेन समस्या है वो ये है हमारे देश में कि किसानों को मिनिमम सपोर्टिव प्राइस है वो नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन कीमत है वो नहीं मिलती. तो किसानों को ये लगता है कि हम जो फसल उगा रहे हैं अगर वो फसल ना उगाकर हमें दूसरी फसल उगाएंगे हम, तो पता नहीं उसका हमें सही कीमत मिलेगी या नहीं, या हमें लॉस होगा. वो इस भ्रम में रहते हैं. तो अगर न्यूनतम प्राइस मिल जाता है उनको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर उनको मिल जाता है तो वो हो सकता है इस चीज के लिए तैयार हो जाए. सेकंड है स्मॉल फार्मर्स particularly in backward region do not have access the cold storage market and transport facilities. कि हमने ये पढ़ा था कि जो छोटे रीजन्स होते हैं वहां पर कोल्ड स्टोर की, मार्केट की और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं होती. तो अगर इन चीजों को हम प्रमोट करें, ठीक है, उनको फैसिलिटी दें, तो हो सकता है कि जैसे बिजली की पूर्ति है, कोल्ड स्टोरेज है, ये सारी सुविधाएं दे. ये सारी सुविधाएं देना है वो सरकार का दायित्व होना चाहिए. तो ऐसा करने से जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है वो हो सकता है. थर्डली, टेनेंसी लॉ ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट में हैव टू बी मॉडिफाइड टू अलो लार्ज farmers to take up non-farm activities and enable to margin and small farmers. ठीक है, बड़े किसानों को गैर कृषि क्रियाओं की अनुमति और छोटे और सीमांत किसानों को बड़े पट्टे पर भूमि प्राप्ति के लिए कई राज्यों ने पट्टा प्रणाली नियमों में संशोधन किया है कि जो जमींदार हैं या बड़े किसान हैं वो पैसा लगाकर और दूसरा कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है, और छोटे किसानों को वो जमीन दे दी जाए जिस पर वो काम करेंगे, ठीक है, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता लगाने के लिए. तो जो बड़े किसान हैं वो तो अपना कोई और उद्योग में भी पैसा लगा सकते हैं और कई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो छोटे किसानों को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए जिससे वो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन करेंगे. जैसे गवर्नमेंट ने कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स भी किया है, चकबंदी की है, छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक बड़ा खेत बना दिया, ठीक है, उस पर वो जो किसान है वो खेती करेंगे तो उससे फसल अच्छी होती है और प्रॉफिट भी मिलता है. फोर्थ है टेक्नोलॉजी जनरेशन पॉलिसी वुड नीड ग्रेटर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग. कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें अनुसंधान होना चाहिए, विस्तार है और प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, उसका एक्सटेंशन है, या हर रोज नई नई रिसर्च होनी चाहिए जिससे जो किसानों का प्रॉफिट है वो बढ़ सके. और फिफ्थ है in view of high variability of production, price and income, the possibility of crop insurance coverage for some agricultural commodities which are perishable but of great social value. ठीक है, कुछ ऐसी वस्तु भी होती हैं जो पेरिशेबल होती हैं. पेरिशेबल का मतलब है वो जल्दी खराब हो जाती हैं, नाशवान होती हैं, परंतु वो समाज में उनकी बहुत ज़रूरत होती है. जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ठीक है, नेसेसिटी गुड्स में आती हैं. तो इनके फसल बीमे की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए कि अगर इनकी फसल खराब हो जाती है तो इनको बीमा मिलना चाहिए, ठीक है, बीमे के पैसे हैं वो मिलने चाहिए. तो इस तरह से ये है रेमेडियल मेजर्स, उपचारी कदम, कि जिससे हम एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर डाइवर्सिफिकेशन. कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई है कि विविधीकरण हो, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन हो, तो इसके लिए कौन कौन सी तकनीक है वो गवर्नमेंट ने अपनाई है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज लॉन्चिंग ए टेक्नोलॉजी मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बागवानी के एकीकृत विकास हेतु एक तकनीकी मिशन का आरंभ.
ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि अनुसंधान, उत्पादन, विस्तार और कटाई के पश्चात प्रबंध, ठीक है, इनके लिए निर्यात के बीच प्रभावपूर्ण संपर्क स्थापित किया गया है। इसमें देखो बेटा क्या कर रखा है कि रिसर्च की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिसर्च की है कि हम अपनी फसल को ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंशन उसका विस्तार कैसे कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कि फसल की कटाई के बाद उसको कहाँ पर बेचा जाए, मतलब मंडियों का विकास, ठीक है, प्रोसेसिंग मार्केट है उसको, मार्केट है वो जगह जगह पर या छोटे गांव में भी मतलब मंडियों का पास में ही होना ताकि किसान आराम से वहां पर अपनी चीज ले जाकर बेच सके। एंड एक्सपोर्ट एंड ब्रिंग अबाउट ए रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन कि सब हर तरह से किसान को सुविधा होनी चाहिए उसको कि वो अपनी फसल उगाए और अपनी मंडियों में बेच दे और उसको मिनिमम सपोर्टिव प्राइस है वो मिलना चाहिए। सेकंड है इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को कार्यान्वित करना। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि खाद्य फसलें, तिलहन और व्यापारिक और बागवानी फसलें शामिल की गई हैं और इसमें छोटे और सीमांत किसानों को 50% सब्सिडी दी गई है। ठीक है, सब्सिडी का मतलब होता है कि जो भी खर्चा होगा उसमें आधा खर्चा है वो गवर्नमेंट देगी सब्सिडी। इसमें 50% सब्सिडी का ये मतलब है कि जो छोटे किसान हैं उनको जो भी वो फसल उगाएंगे उसका सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलेगी, मतलब जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आधा गवर्नमेंट करेगी, आधा वो छोटा किसान करेगा। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। फिर है ऑपरेशनलाइजिंग टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन या कपास के तकनीकी मिशन की कार्यवाही। इसमें क्या है, द टेक्नोलॉजी मिशन विल हैव ए सेपरेट मिनी मिशन ऑन टेक्नोलॉजी जनरेशन, प्रोडक्ट सपोर्ट, एक्सटेंशन, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ गिनिंग एंड प्रेसिंग यूनिट्स। कपास का उत्पादन है वो ज्यादा हो, ठीक है, तो उसके लिए तकनीकी सहायता, उत्पादन के लिए सहायता, ठीक है, आधारिक संरचना है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा किया गया है। इसमें गिनिंग एंड प्रेसिंग, इसका मतलब है कि कपास को उसको चुनना, कपास का पौधा होता है ना उसमें से कपास को निकालना फिर उसे धागा बनाना, ये सारी क्रियाएं हैं उसका आधुनिकीकरण किया गया है या मॉडर्नाइजेशन किया गया है ताकि कम समय में अधिक से अधिक कार्य हो सके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी of 50% of construction and modernization expansion of cold storage and storage for horticulture produce। क्या इसमें क्या है कि बागवानी और कोल्ड स्टोर के लिए आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक सहायता दी गई है 25% तक। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, तो वहां पर वे अपना सामान रख सकते हैं और इसके लिए उनको 25% सब्सिडी दी गई है। Creation of watershed development fund at national level for the development of rain-fed lands। ठीक है, इसमें क्या है कि जो वर्षा पर आश्रित खेत हैं उसके विकास के लिए वाटरशेड विकास फंड का निर्माण किया गया है जहां पर ऐसी फसल उगाई जाती है कि जिसको वर्षा की ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्यादा रेनफॉल की जरूरत होती है, तो वहां पर वाटरशेड का अरेंजमेंट किया गया है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कि बागवानी संबंधी विकास हेतु आर्थिक संरचना की मदद, कि फसल की कटाई के बाद भी देख रेख पर बल दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि जब उसकी फसल की कटाई हो जाती है तो उसके लिए भी देख रेख करनी पड़ती है जब तक वो फसल नहीं बिकती, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किए हैं। उसके बाद है स्ट्रेंथिंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, वही है कि मार्केट को बनाना ताकि वो किसान है अपनी फसल है वो मंडियों तक बेच सके। सीड क्रॉप इंश्योरेंस या बीज बैंक योजना, किसी भी आपत्ति काल हो जाता है, कोई सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो 7 से 8% प्रमाणित बीजों को बफर स्टॉक में रखा जाएगा। ठीक है, तो उनको बीमा भी मिलेगा और साथ में अगले साल के लिए जो बीज हैं उनको बफर स्टॉक से दिए जाएंगे। और जो लास्ट है वो है
कोऑपरेटिव सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें क्या है, अमेंडमेंट टू द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट 1952 एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 84 में एक एक्ट तैयार किया गया था। ठीक है, उसमें क्या था कि फसलों का सुधार किया जाए, सहकारी क्षेत्र है उसका सुधार किया जाए। ठीक है, फसलों को नष्ट होने से बचाया जाए, उनको मंडियों तक पहुंचाया जाए। तो ये सारा किसका काम था, कोऑपरेटिव सेक्टर का। तो ये है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ये टॉपिक है बेटा, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है।